अच्छा न्यू में सिर्फ रशिया, यूक्रेन, इजराइल, गागा या फिर ईरान, यूएस एंड इजराइल दिखाई देता है। पर दुनिया में और भी कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है। कई ऐसी कंट्रीज हैं दोस्तों जहां एक्चुअल बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें उड़ रही हैं और वहां जवान मारे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे दुनिया के सबसे एक्टिव वॉर ऑन्स के बारे में। उसके पीछे रीन क्या है, उनका फ्यूचर क्या लग रहा है और किसका ज्यादा डैमेज हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर अपने दोस्तों से शेयर करना। तो शुरू करते हैं। Today, after Russia launched its biggest air attack since the start of the war, Ukraine says that Russia launched the largest missile and drone attack. Iran unleashed more than 500 ballistic missiles that to through Israeli space during that war. यूरोप का वॉल्केनो रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जियोपॉलिटिकल बैलेंस बिगाड़ दिया है। फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल इन्व किया था। रशिया का कहना था कि यूक्रेन को नाटो से दूर रहना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए यह जरूरी है। यह सिर्फ लैंड का झगड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक पुरानी आइडियोलॉजी और नई वर्ल्ड ऑर्डर की टक्कर है। इस वॉर ने दुनिया के सबसे पावरफुल मिलिट्री ब्लॉक्स को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। रशिया के पास मैसिव लैंड आर्मी और न्यूक्लियर आर्सनल है, लेकिन यूक्रेन को पूरे वेस्ट का सपोर्ट मिल रहा है। वेपन्स, इंटेलिजेंस और फंड्स के थ्रू सारी मदद मिल रही है। रशिया का डेली मिलिट्री एक्सपेंडिचर अप्रॉक्सीमेटली $900 मिलियन तक पहुंच गया है। यूक्रेन को यूएस, ईयू और यूके से $250 बिलियन से ज्यादा की मिलिट्री और इकोनॉमिक एड मिल चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अपने घर को छोड़कर रेफ्यूजी बन चुके हैं। अगले कुछ साल तक यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता दिखाई तो नहीं देता। क्रीमिया और डॉनबास जैसे रीजन्स पर कब्जा और कंट्रोल के लिए यह लड़ाई अभी भी जारी है। इस वॉर ने ग्लोबल फूड प्राइसेस, बट ऑयल ट्रेड्स और यूरोप की सिक्योरिटी पॉलिसी को बदल कर रख दिया है। अब बात करते हैं इजराइल और हमास की। इजराइल और हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट डेकेड्स पुराना है, लेकिन 2023 के अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर अनप्रेसिडेंटेड अटैक किया जिसमें कई सिविलियंस मारे गए। इसके रिस्पांस में इजराइल ने गाहा पर मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिए। ये ऑपरेशन इतना इंटेंस था कि गाहा का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग डैमेज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। इजराइल का डिफेंस बजट $24 बिलियन से ज्यादा है और उनके पास आयरन डोम जैसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दूसरी तरफ हमास टनल वॉरफेयर, गोरिल्ला टैक्टिक्स और सरप्राइज अटैक्स में माहिर है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल हमास तक सीमित नहीं है, बल्कि रीजनल टेंशन भी बढ़ गई है, जैसे हजबुल्ला की एंट्री और ईरान का इनडायरेक्ट सपोर्ट। फिलहाल परमानेंट सोल्यूशन का कोई क्लियर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अब बढ़ते हैं उन कंट्रीज की तरफ जिनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। अब बात करते हैं अर्मेनिया वर्सेस अज़रबैजान की। साउथ कॉकेसस का यह कॉन्फ्लिक्ट छोटा जरूर दिखता है, लेकिन जियोपॉलिटिकली काफी सेंसिटिव है। अर्मेनिया वर्सेस अज़रबैजान के बीच नागोर्नो और करबाख को लेकर डिस्प्यूट है। 2020 में वॉर के बाद 2023 में अज़रबैजान ने मिलिट्री ऑपरेशन चालू करके रीजन पर फुल कंट्रोल ले लिया। अज़रबैजान को टर्की और इजराइल का सपोर्ट है, जबकि अर्मेनिया हिस्टोरिकली रशिया के क्लोजर रहा है। थाउजेंड्स लोग, हजारों लोग इस वॉर में मारे जा चुके हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा अर्मेनियंस को रीजन छोड़कर जाना पड़ा है। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी डोरेंट है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बॉर्डर टेंशन्स फ्यूचर में फिर से वायलेंस को जन्म दे सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सूडान सिविल वॉर की बात करते हैं। सूडान में अप्रैल 2023 से फुल फ्लजेड सिविल वॉर चल रहा है। कंट्री के 2 मोस्ट पावरफुल जनरल्स अबुल फतह अल बुरहान, जो कि वहां के आर्मी चीफ हैं, और मोहम्मद हमदान दगालो, जो कि आरएसएफ चीफ है, एक दूसरे के अगेंस्ट लगातार लड़ रहे हैं। ये लड़ाई एथनिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के लिए हो रही है। 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब तक और 5 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। खार्तम जैसे मेजर सिटीज भी बर्बाद हो चुकी है। यूएन ने $2.6 बिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड की अपील की है उन्होंने। यह वॉर में इजिप्ट, यूएई और रशिया के ग्रुप्स भी एक्सटर्नल प्लेयर्स का रोल निभा रहे हैं। सिचुएशन अनस्टेबल है और नियर फ्यूचर में शांति की कोई गारंटी दिखाई नहीं दे रही। आगे बढ़ते हैं, कांगो में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 1996 से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रही है। M23 रेबल्स और कांगो की आर्मी के बीच ये लड़ाई का जो रूट कॉज है वो है रेयर मिनरल्स। गोल्ड, कॉल्टन, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं। यहां 100 से ज्यादा आर्म्ड ग्रुप्स एक्टिव हैं।
एस्टिमेट ये है कि 6 मिलियन से ज्यादा लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए हैं या इनडायरेक्ट इफेक्ट से खत्म हुए हैं। 6 मिलियन। आप सोचिए ये संख्या अगर दुनिया के किसी और कोने में होती तो कितना बवाल मचा होता, लेकिन कांगो है तो ज्यादा कोई बात ही नहीं करता। कांगो का एनुअल मिनरल एक्सपोर्ट जो है वह 24 बिलियन से ज्यादा का है, लेकिन इस पैसे का फायदा वहां के लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। चाइल्ड सोल्जर्स, मास रेप्स और फोर्स्ड माइनिंग इस रीजन की हार्श रियलिटी है। यूएन पीस कीपिंग भी इस रीजन में फेल होती नजर आ रही है। रवांडा जैसे नेबरिंग देश भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हैं। सोच के देखिए, एक ऐसा देश जहां 30 साल से भी ज्यादा से एक वॉर चल रही है और 60 लाख से ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुनिया के हिस्सों को इसका पता भी नहीं। यमन की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जी हां, यमन का वॉर 2014 से चालू है। होती रिबेल्स जिनको ईरान का सपोर्ट है और सऊदी अरेबिया बैक्ड गवर्नमेंट के बीच ये वॉर लगातार चल रही है। एयर स्ट्राइक्स, ब्लॉकेट्स और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ने यमन को वर्ल्ड का वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बना दिया है। 4 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं। 80% पॉपुलेशन ह्यूमैनिटेरियन एड पर डिपेंडेंट है। सोच के देखिए क्या हालत है वहां पर। यूएन का फंडिंग गैप $3 बिलियन का है, जो कि हेल्प नहीं पहुंचा पा रहा है ग्राउंड पर। सऊदी और ईरान के बीच रीसेंट पीस डील के बाद थोड़ी होप बनी है कि कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इंटरनल रिफ्ट, ट्राइबल डायनामिक्स और रीजनल प्रॉक्सीज इतने ज्यादा हैं कि शांति अभी भी वहां से दूर दिखाई देती है। इन सब के अलावा दुनिया में और भी कॉन्फ्लिक्ट ओन्स हैं जो न्यू में कम आते हैं, जैसे म्यांमार में जनता और एथनिक रेबल्स के बीच सिविल वॉर लगातार चल रहा है। हाथी में गैंग वायलेंस और पॉलिटिकल वैक्यूम ने कंप्लीट केस क्रिएट कर रखा है। सोमालिया में अल शबाब अब भी टेरर स्प्रेड कर रहा है। नाइजीरिया में बोको आराम और आइसप एक्टिव है। ये सब जगह अभी भी मास डिस्प्लेसमेंट और वायलेंस और रीजनल इनस्टेबिलिटी के सिंबल बन चुकी है। इन सब से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है वो ये कि आखिर इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों, इतने वॉर क्यों, इतनी लड़ाइयां क्यों? ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया ही आपस में लड़ रही है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि जब भी जहां भी वॉर होगी उस वॉर से पैसा ही पैसा होगा। मतलब वॉर भी एक इकोनॉमी है। इस वॉर इकोनॉमी का एक डार्क साइड पता है क्या है? जब शांति प्रॉफिटेबल नहीं होती तो कॉन्फ्लिक्ट ही बिजनेस बन जाता है। मतलब हर वॉर में पैसा लगता है, लेकिन पैसा बनता भी है। कमाता कोई है, गवाता कोई है। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्म्स एक्सपोर्टर्स, ब्लैक मार्केट ट्रेडर्स, सबका एक इकोसिस्टम होता है। यूएस, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज वर्ल्ड के टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं। 2022 में यूएस का आर्म्स एक्सपोर्ट 138 बिलियन से ज्यादा था। लॉकहीड मार्टिन और रेथन जैसी कंपनीज के प्रॉफिट वॉर के टाइम में स्पाइक कर जाते हैं। एड फंडिंग हो, रिकंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हो, ऑयल डील्स हो, सब कुछ पॉलिटिक्स के अंडर होता है। यानी कंक्लूजन ये है कि दुनिया जल रही है दोस्तों। आज के टाइम में 10 से ज्यादा कंट्रीज एक्टिवली वॉर का या कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। वहां पे लड़ाइयां चल रही हैं। हर जगह का अपना रीन है, कहीं रिलीजन, कहीं टेरिटरी, कहीं पावर तो कहीं पे रिसोर्सेज के नाम पे जगह हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कॉमन लोगों का होता है। घर टूट जाते हैं, फैमिली बिखर जाती हैं और पूरी जनरेशन ट्रॉमा में जीती रहती है। एज अ ग्लोबल सिटीजन, हमें अवेयर रहना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ उन देशों तक ही सीमित नहीं है। फूड प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, फ्यूल कॉस्ट क्यों ऊपर जा रहे हैं और माइग्रेशन, ये सब कुछ इंपैक्ट होता है पूरी दुनिया के लिए। नॉलेज ही पावर है और शांति की तरफ पहला कदम इसी नॉलेज या अवेयरनेस से आता है। वीडियो पसंद आई हो, मीनिंगफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।